नमस्कार साथियों, कंटिन्यू करते हैं अपने प्रैक्टिकल पोर्शन को आज एक नए कंटेंट के साथ में। बोर्ड पे हेडिंग अवेलेबल आपके सामने, ऑब्स्टैटिकल स्कोर। प्रेगनेंसी रिलेटेड काफी सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनको समराइज वे में प्रेजेंट करने का एक मेथड है जिसे कहा जाता है ऑब्स स्कोर। पिछले कंटेंट की तरह यहां भी बहुत सारी काफी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी टर्म्स प्रेजेंट होंगी जिनके मीनिंग होते हैं। यहां इस कंटेंट में एग्जाम में जो पर्टिकुलर गटपाल स्कोर वाले एमसीक्यू आते हैं उन्हें सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनसे पहले उस गटपाल में जो GTPAL टर्म्स आ रही हैं उनके मीनिंग को एक्सप्लोर करना और उनका मतलब जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ कंटेंट ऐसे हैं जिनमें वीक को लेकर इश्यू बना रहता है, अलग अलग नोट्स, बुक्स, गाइड्स और एग्जाम के क्वेश्चंस में। तो ऐसे ही सारे छोटे छोटे टर्म्स और एग्जैक्ट वीक को लर्न करने के लिए आज का टॉपिक हमारे सामने प्रेजेंट है, ऑब्स्टैटिकल स्कोर। थ्योरेटिकल कंटेंट पढ़ने के बाद ही अपन यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हुए। सबसे पहले यहां स्कोरिंग में आपके लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे वायबिलिटी कहा जाता है, जिसके बेस पे हमें तीन इंपॉर्टेंट ओबीजी की टर्म्स के बारे में पता चलता है। वायबिलिटी इंडिविजुअल के बारे में सबसे पहले जानेंगे, उसको जानने के बाद तीन शब्द निकल के आते हैं, अबॉर्शन, आईयूडी, स्टिल बर्थ, जिन्हें अपन एक्सप्लेन इजीली करने में कैपेबल हो पाएंगे। आते हैं सबसे पहले वायबिलिटी क्या है, क्या एक्सप्लेन करती है खुद को और कितने वीक इंटरनेशनल लेवल पे उसके लिए डिसाइड किए गए हैं। देखें हमारे सामने बोर्ड पे सबसे पहले एक टर्म अवेलेबल है, नाम दिया गया वायबिलिटी। इस वायबिलिटी में क्या कंटेंट इंक्लूड है, इसका मीनिंग क्या है? तो वायबिलिटी अकेले शब्द का मतलब है यूटेराइन कैविटी में डेवलप हो रहे फीटस में लाइफ के, सर्वाइवल के जब क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं तो उन्हें वायबिलिटी कहते हैं। एकदम सरल शब्दों में मैं आपसे बातचीत करना चाहूं इसको लेकर के, तो वायबिलिटी एक्सप्लेन होती है दो कंटेंट को साथ लेकर के। वो कंटेंट कौन कौन से हैं तो यहां गौर करें। वायबिलिटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्फेक्टेंट एंड फीटल वेट। Viability is a combination of surfactant and fetal weight. Surfactant का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन से, और ये सर्फेक्टेंट जैसा अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया है डेवलप होना स्टार्ट होते हैं 20 वीक पे। सर्फेक्टेंट लंग्स में एल्वेओलाई की टाइप 2 सेल के द्वारा प्रेगनेंसी के 20 वीक पे डेवलप होना स्टार्ट होते हैं सर्फेक्टेंट इंडिविजुअल। बात करूं मैं फीटल वेट की, तो फीटल वेट प्रेगनेंसी में अलग अलग वीक पे अलग अलग होता है। जैसे वीक बढ़ते हैं वो बढ़ता भी है। एग्जाम्पल के लिए 22 वीक पे बच्चे का वजन लगभग 500 ग्राम, 28 वीक पे वो वजन 1000 ग्राम। नेक्स्ट वन आगे 37 वीक के अराउंड वो वजन और ज्यादा हो जाता है 3740 ग्राम। 40-42 वीक पे वजन 4000 ग्राम, अलग अलग होता है। यहां वायबिलिटी में फीटल वेट जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है वो है 500 ग्राम। फीटल वेट कितना होना चाहिए? 500 ग्राम। तो अब हम वायबिलिटी को एक्सप्लेन इजीली कर पाएंगे जब इन दोनों का मेथड अपन जान चुके हैं। सर्फेक्टेंट बनना शुरू होंगे 20 वीक पे और 500 ग्राम वजन बच्चे को मिलेगा 22 वीक पे। इसीलिए आपसे पूछे वायबिलिटी इंडिविजुअल कौन से वीक पे स्टार्ट होती है, आंसर देना है 20 वीक।
सन 2000 से पहले वायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो केवल डिपेंड था सर्फेक्टेंट पे, और क्योंकि सन 2000 से पहले वो कॉन्सेप्ट केवल सर्फेक्टेंट पे डिपेंड था, तो वहां आंसर जाता था 20 वीक। आज भी जब कभी आप पुराने नोट्स या गाइड्स देखेंगे, वहां पे इंटरनेशनल वायबिलिटी 20 वीक से स्टार्ट कर रखी है। लेकिन हमें प्रेजेंट में जीना है और प्रेजेंट के कॉम्पिटिटिव एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो वर्तमान में यह कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, क्योंकि इसमें सर्फेक्टेंट के अलावा बच्चे के वजन को जोड़ लिया गया है, और क्योंकि बच्चे का वजन 500 ग्राम 22 वीक पे होता है, तो वायबिलिटी कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, स्टार्ट होता है 22 वीक से। यदि इंडिविजुअल सर्फेक्टेंट ही होता तो इसका आंसर 20 वीक जाता, लेकिन क्योंकि इसमें इंक्लूड करने लग गए हैं अपन फीटल वेट को, तो ये कॉन्सेप्ट आ चुका है अपने पास में 22 वीक पे। अब इसी वायबिलिटी की हेल्प लेकर के 3 टर्म को एक्सप्लोर करेंगे यहां पे वन बाय वन। वो 3 है फीटल डेथ, बच्चे की मौत। उस बच्चे की मौत को एक्सप्लेन करने के लिए 3 लाइन बोल रहा हूं, 3 लाइनों से 3 स्टेटमेंट निकलेंगे। नंबर 1, सिंपल, वायबिलिटी से पहले बच्चे की मौत हो जाना। वायबिलिटी से पहले बच्चे की मौत हो जाना, 1। नंबर 2, गर्भ के अंदर वायबिलिटी के बाद बच्चे की मौत हो जाना। वायबिलिटी के बाद मरा है और यूट्रस के अंदर ही है, कोई भी फीटल पार्ट वेजाइना से बाहर नहीं पास हुआ है। तीसरा, बड़ी सिंपल लाइन, मरे बच्चे का जन्म होना, डेड फीटस डिलीवरी। यदि किसी क्वेश्चन में इन लाइनों को ही एक्सप्लेन करके स्टेटमेंट के तौर पे प्रेजेंट करके सवाल बने तो जवाब देना आसान होता है। वायबिलिटी से पहले बच्चा मरना, अबॉर्शन। वायबिलिटी के बाद गर्भ में बच्चा मरना, आईयूडी। और वायबिलिटी के बाद मरा बच्चा पैदा होना, स्टिल बर्थ। लेकिन यहां पे वीक बताना काफी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें अपन देखते हैं। तो आइए इन तीनों शब्दों पे, जिन पे अपन बार बार अटेंशन देके जोर दे रहे हैं। नंबर 1 अपने पास आ गया एक कंटेंट अबॉर्शन, सेकंड वन कंटेंट अपने पास आया आईयूडी, और थर्ड वन अपने पास टर्म आ गई स्टिल बर्थ। अब इन तीनों को और डीपली एक्सप्लेन करें उससे पहले यहां पे मैं सामने लिख देता हूं वो सारे एग्जैक्ट वीक, कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एमसीक्यू में आपसे सिर्फ एग्जामिनर बोले कि भैया बहुत सारी बात तू मत बोले, सिर्फ वीक बता, काम कर, आगे बढ़ता चल, तो एग्जैक्ट वीक यहां पर लेके जाइए। जैसे वायबिलिटी में आप वीक लेके बैठ गए, 22 वीक से स्टार्ट करनी है, किसी की नहीं सुननी है, प्रेजेंट में जीना है। उसी प्रकार इन तीनों कंटेंट के एग्जैक्ट वीक क्या क्या हैं बोर्ड पे मेंशन करता हूं। अबॉर्शन 22 वीक से पहले, आईयूडी 20 वीक के बाद, और स्टिल बर्थ के एग्जैक्ट वीक पूछे तो 28 वीक। तो तीनों वीक को बोर्ड पे मेंशन करता हूं मैं, इंपॉर्टेंट है। अबॉर्शन को बोलेंगे बिफोर 22 वीक, आईयूडी को बोलेंगे आफ्टर 20 वीक, स्टिल बर्थ का एग्जैक्ट आंसर देना है 28 वीक। ये 3 चीजें कि हमें एटलीस्ट 3 सरल पूछे गए वीक के जवाब देना आ जाए। इसके बाद अपन देखते हैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट जिन्हें प्रेजेंट करके बच्चों के माइंड में एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि वो जज करें बच्चे की मौत किस प्रकार हुई है। आते हैं पहले स्टेटमेंट पे। पहला स्टेटमेंट है वायबिलिटी से पहले बच्चा मरना और वायबिलिटी के बाद बच्चा मरना। वायबिलिटी से पहले बच्चा मरना और वायबिलिटी के बाद बच्चा मरना। तो पहले मरने वाले जब सवाल पूछे जाएंगे आंसर में अबॉर्शन जाएगा, बाद वाले जब सवाल पूछे जाएंगे तो आंसर में आईयूडी जाएगा। आप यहां पर देखें कि सर आपने वायबिलिटी के लिए 22 वीक रखा था, तो आईयूडी के आगे भी 22 वीक आपको लिखना चाहिए कि 22 वीक के बाद में, लेकिन ऐसा नहीं है। आईयूडी अभी भी ओल्ड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसलिए उसने अपने वीक अपडेट नहीं किए, अभी तक नहीं किए हैं, इसीलिए वहां मेंशन कर दिया मैंने 20 वीक। बात करूं स्टिल बर्थ की, एकदम सरल लैंग्वेज तो बोलती है मरे बच्चे का जन्म होना, एकदम सरल लैंग्वेज बोलती है मरे बच्चे का जन्म होना वायबिलिटी के बाद में। तो वायबिलिटी के बाद में मान लीजिए 22 वीक क्रॉस हो गए, एग्जाम्पल एमसीक्यू आया
24 वीक गेस्टेशन पे, 24 वीक गेस्टेशन पे एक प्रेग्नेंट फीमेल मरे बच्चे को जन्म देती है, तो वो क्या है? 24 वीक गेस्टेशन पे एक मदर मरे बच्चे को जन्म देती है, तो वो क्या है? क्योंकि सवाल में बहुत जोर दिया गया मरे बच्चे को जन्म देना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर जाएगा स्टिल बर्थ। यहां इस स्टेटमेंट में 24 वीक इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, इस सवाल में 24 वीक विशेष नहीं रह गया, इंपॉर्टेंट रह गया उसके बोलने का तरीका, मरे बच्चे को जन्म देना। आंसर स्टिल बर्थ। इसी सवाल की लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन करूं, क्या मॉडिफिकेशन? 24 वीक गेस्टेशन पे प्रेग्नेंट फीमेल की यूएसजी होती है और यूएसजी में शो होता है डेड फीटस, कि यूट्रस में डेड फीटस पड़ा है। बड़ी गौर करने वाली बात है कि यहां पे बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बच्चा कैविटी से बाहर नहीं आया, अंदर ही मरा पड़ा है। तो फिर एक बार वीक को करेंगे नजरअंदाज और उठाएंगे स्टेटमेंट का मजा। उसने कहा अंदर मरा बच्चा पड़ा है, तो अंदर मरा पड़ा है तो आंसर जाएगा अपने पास में आईयूडी। तो जैसा मैंने कहा कि वीक कई बार इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं जब सवाल लैंग्वेज लेकर आता है। तो यदि आपसे सिंपल वीक पूछे, सिंपल लैंग्वेज पूछे, तो आंसर तैयार होने चाहिए। 4 सवाल बैक टू बैक ला रहा हूं। वायबिलिटी कितने वीक? 22 वीक। अबॉर्शन कितने वीक? 22 वीक। आईयूडी कितने वीक? 20 वीक। स्टिल बर्थ कितने वीक? 28 वीक। लैंग्वेज पे आ जाओ बैक टू बैक। वायबिलिटी में कौन कौन शामिल है? सर्फेक्टेंट और फीटल वेट। अबॉर्शन क्या है? वायबिलिटी से पहले बच्चे का मरना। आईयूडी क्या है? वायबिलिटी के बाद गर्भ में मरा बच्चा पड़ा होना। स्टिल बर्थ क्या है? मरे बच्चे का जन्म होना। तो आपको अटेंशन देनी है कि जब किसी एमसीक्यू के अंदर सिर्फ वीक पूछे जाए तो हम वीक बताएंगे, यदि किसी एमसीक्यू में वीक के साथ स्टेटमेंट आ गया तो प्रायोरिटी देनी है स्टेटमेंट को। ऐसे प्रैक्टिस करते हैं एक और रेंज की जिसका नाम है टर्म पीरियड। सामने लेके आते हैं उसे कि टर्म पीरियड की रेंज क्या बताई गई है। तो मैंने बोर्ड पे मेंशन किया टर्म पीरियड। यहां से 2 एमसीक्यू अराइज हुए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे अपन। टर्म पीरियड एकदम सिंपल। टर्म पीरियड जो रेंज होती है, पहले वो बोर्ड पे मेंशन करता हूं, ये रही वो आपकी रेंज। ये ओल्ड रेंज है, बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, 37 से 42 वीक। 37 वीक से लेकर के 42 वीक के बीच में जिन बच्चों का जन्म होता है कहा जाता है टर्म बर्थ, या ये पूरी रेंज है टर्म पीरियड। एग्जाम में इंटरेस्टिंग एमसीक्यू क्या बना, जब उसने पूछ लिया एग्जैक्ट 37 वीक पे जन्मा बच्चा या एग्जैक्ट 42 वीक पे जन्मा बच्चा, ऐसे सिचुएशन हो तो उन्हें आप कहां रखेंगे? तो भले ही टर्म की रेंज 37 से 42 हो, लेकिन यदि वो फोकस करे किसी बच्चे का जन्म 37 वीक पे ही हुआ है या किसी का जन्म 42 वीक पे ही हुआ है, तो ये दोनों प्री टर्म और पोस्ट टर्म के वीक बन जाएंगे। एग्जैक्ट 37 वीक पे जन्मे बच्चे को आप बोलेंगे प्री टर्म और एग्जैक्ट 42 पे जन्मे बच्चे को बोलेंगे पोस्ट टर्म। तो हमारे पास टर्म, प्री टर्म और पोस्ट टर्म की 3 रेंज आ रही है। टर्म की रेंज है 37 से 42, प्री टर्म की रेंज 37 और 37 से पहले, पोस्ट टर्म की रेंज 42 और उसके बाद में। एग्जैक्ट पूछ लिया, 37 वाले को क्या कहेंगे? तो प्री टर्म। 42 वाले को क्या कहेंगे? तो पोस्ट टर्म। अब रेंज ना पूछ करके आपसे ये पूछे एग्जैक्ट टर्म कितने पे है, तो एग्जैक्ट टर्म होता है हमारे पास 40 वीक पे। यहां सामने जो चीज अवेलेबल है, इससे 2 बड़े एग्जाम के एमसीक्यू बने थे, आरए के एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2013 के अंदर और ईएसआईसी दिल्ली मार्च 2019 के अंदर 2 एमसीक्यू बने थे। आरए के एमएससी ने टर्म पीरियड की रेंज पूछी थी और ईएसआईसी ने प्री टर्म की रेंज पूछी थी, तो वो रेंज इन्हीं के अंदर से निकल के बाहर आती है। तो हमारे आज के लेक्चर ऑब्स्टेटिकल स्कोर, जिसमें गटपाल नाम से फेमस किया जाता है, को डिस्कस करने से पहले इन बेसिक टर्म्स का मीनिंग और उनके वीक यदि हमारे माइंड में प्रिपेयर होंगे
तो आगे आने वाली टर्म का एक्सप्लेनेशन हमारे लिए इजी बनता जाएगा। तो आपने अभी तक क्या देखा, आपने 3 इंफॉर्मेशन ली है सामने की तरफ से। नंबर 1 ली वायबिलिटी, एग्जैक्ट बोलना है 22 वीक, कॉम्बिनेशन है 2 का। पुराना कॉन्सेप्ट सिर्फ सर्फेक्टेंट को जोड़ता था, इसलिए आंसर 20 वीक जाता था। वर्तमान हालत में बच्चे का वजन भी जोड़ा जाता है, इसलिए आंसर 22 वीक पे जाता है। 3 स्टेटमेंट 3 आंसर, एक लाइन में जवाब देने हो। अबॉर्शन के आगे 22 वीक, आईयूडी के आगे 20 वीक, स्टिल बर्थ के आगे 28 वीक, और लैंग्वेज आ जाए तो 3 लैंग्वेज है। वायबिलिटी से पहले मरना अबॉर्शन, वायबिलिटी के बाद गर्भ में मरा होना आईयूडी, और मरे बच्चे का जन्म होना स्टिल बर्थ। इसके अलावा पूछ लिया जाए, ये रेंज सामने है, टर्म की रेंज 37 से 42 से। एग्जैक्ट पूछ लिया 37 क्या है प्री टर्म, एग्जैक्ट 42 पूछ लिया क्या है पोस्ट टर्म। अब आगे चलते हैं घटपाल के रिगार्डिंग। तो ऑब्स्टैटिकल जो स्कोर है, उस स्कोर को कहा जाता है ये वाली रेंज, जिसका नाम है घटपाल, GTPAL। इसमें आने वाली सभी टर्म्स का सामने बोर्ड पे दिया जाएगा एक्सप्लेनेशन घटपाल से रिलेटेड। यहां GTPAL में हर एक अल्फाबेट किसे रिप्रेजेंट करना चाहता है, यह जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविडा, टर्म, प्री टर्म, अबॉर्शन, लाइव बर्थ। आते हैं एक एक टर्म को यहां पे एक्सप्लेन करने। तो सबसे पहले इस कैटेगरी में हमारे पास जो टर्म आई वो अपने पास है ग्रेविडा। किसी भी MCQ में सबसे पहले जिसे आपको सॉल्व करना होता है वो अपने पास ग्रेविडा होता है। अब यहां देखें, फिर एक बार दोहरा दूं मैं आपको कि ऑब्स्टैटिकल स्कोर में जो MCQ स्कोर वाले बनते हैं उन्हें सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी आने वाली टर्म का मीनिंग जानना, क्योंकि ये एक पूरा इतिहास कहता है कि पिछले 10 साल में जितनी बार स्कोर पूछा है उससे ज्यादा बार ये पूछा है ग्रेविडा क्या होता है। इसलिए हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ग्रेविडा का सिंपल मीनिंग है, इट इंडिकेट कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट। इट इंडिकेट कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट। एक फीमेल अपने पूरे लाइफ टाइम में जितनी बार प्रेग्नेंट हुई तो ग्रेविडा का नंबर काउंट हो जाएगा। उसकी प्रेगनेंसी का फ्यूचर क्या रहा, फ्यूचर बहुत ज्यादा हो सकता है। नॉर्मली सोचते हैं प्रेग्नेंट होगी, अंदर एक ही फीटस होगा, टर्म पीरियड पे जन्म होगा और बच्चा हेल्दी होगा। लेकिन अब नॉर्मलिटियां सोचें तो देखें क्या क्या हो सकता है। हो सकता है गर्भ में एक की जगह 2 बच्चे हों, हो सकता है वो फीटस वायबिलिटी से पहले मर जाए, हो सकता है वो बच्चा गर्भ के अंदर मर जाए, हो सकता है उस बच्चे का मरे हुए का जन्म हो जाए, हो सकता है जन्म टर्म से पहले हो जाए, हो सकता है जन्म टर्म के बाद हो जाए, हो सकता है जन्म लेते समय मर जाए। तो मल्टीपल देयर आर प्रेडिक्शंस अवेलेबल रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ प्रेगनेंसी, बट द ग्रेविडा डजंट डिपेंड अपॉन फ्यूचर ऑफ प्रेगनेंसी। तो लाइन को बड़ा सरल बनाएं, बहुत सारे भविष्य में ना उलझे, एक ही लाइन बोले, इट इंडिकेट कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी, एक फीमेल की प्रेग्नेंट कंडीशन जिसमें सब आ गया, बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट। किसी भी MCQ के अंदर ये चीज, पहले वो जितनी बार प्रेग्नेंट हुई है वो भी, और वर्तमान में यदि प्रेग्नेंट है तो वो भी, सभी को काउंट करना ग्रेविडा है। जो मैंने फ्यूचर गिनाए उनके लिए एक शॉर्ट स्टेटमेंट यूज करता हूं। घटपाल में मैं हर टर्म के लिए वो यूज करूंगा कि सिर्फ प्रेग्नेंट होना ग्रेविडा है, नॉट डिपेंड अपॉन नंबर एंड स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। इस पे निर्भर नहीं करेगा नंबर एंड स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। मतलब नंबर, गर्भ में यदि 1 बच्चा हो, 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, मतलब नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि उन सबके लिए प्रेगनेंसी एक ही हुई है। स्टेटस का मतलब जिंदा है, मुर्दा है, या जन्म लेके मर गया, उससे मतलब भी नहीं है। तो भविष्य में होने वाली बहुत सारी कल्पनाओं का समरी मैंने इस वर्ड में दिया है कि सिर्फ प्रेग्नेंट होना ग्रेविडा है, निर्भर करता नहीं करता कि उसका आगे फ्यूचर क्या रहा।
और प्रेगनेंसी प्रेजेंट की भी और पास्ट की इसमें इंक्लूड होगी। जैसे एक छोटा सा एमसीक्यू, एक फीमेल अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई और उसने एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया। वो फीमेल सेकंड टाइम जब प्रेग्नेंट हुई तो ट्विंस बच्चे थे जो 20 वीक से पहले अबॉर्ट हो गए। तीसरी बार वो फिर से प्रेग्नेंट हुई, पर इस बार ट्विंस बच्चों को 37 वीक से पहले जन्म दिया। तो देखिए इसकी लाइफ में कितने उतार चढ़ाव रहे। पहली बार एक बच्चे को स्वस्थ जन्म दिया, दूसरी बार ट्विंस 20 वीक से पहले अबॉर्ट हुए, तीसरी बार ट्विंस 37 वीक से पहले जन्म ले गए। तो इस पूरे एमसीक्यू में फीमेल में प्रेगनेंसी इवेंट कितनी बार आया? 3 बार। 3 बार आया तो उसका ग्रेविडा कितना है? 3। भले ही बच्चा नॉर्मल जन्मा हो, भले ही 2 बच्चे 20 वीक से पहले अबॉर्ट हुए हो, भले ही 2 बच्चे 37 वीक से पहले जन्म लिए हो, हमें उनसे मतलब नहीं है। उसके लिए स्टेटमेंट है नंबर और स्टेटस से फर्क हमें नहीं पड़ता है। आते हैं ग्रेविडा के बाद में सेकंड वन, इसी के साथ में यूज आने वाली टर्म, जब जब ग्रेविडा है तो पीछे पीछे ये भी है जिसको बोलते हैं पैराइटी, और ये वही पैराइटी है जिसे कई बार आप लोग शॉर्ट में नाम दे देते हो पैरा वाला, पैराइटी या पैरा। अब आए इसके अंदर के कंटेंट पे, क्या बोलेगा ये? सबसे विशेष जानने वाली बात जो आपका वजन बहुत हल्का कर सकती है वो ये, गटपाल जो नाम है ऑब्स्टेटिकल स्कोर का, GTPAL गटपाल, उसमें जो P आता है वो पैराइटी के लिए यूज नहीं होता है। गटपाल का P प्री टर्म को बताने के लिए है। ग्रेविडा के साथ हमेशा पैरा पढ़ा जाता है, यह एक रिवाज रिचुअल बन चुका है, लेकिन आपके एमसीक्यू सॉल्व करते समय गटपाल में कहीं भी पैराइटी का यूज नहीं होता है। यदि किसी एग्जामिनर को पैराइटी के बारे में पूछना है तो वो अलग से पूछेगा, एमसीक्यू बना करके पैराइटी को अलग से आपसे पूछेगा। लेकिन यदि एग्जामिनर केवल गटपाल बोल रहा है तो वो अपने पी में पैराइटी ना पूछ करके प्री टर्म के बारे में जानकारी लेना चाहता है। आते हैं पैराइटी पे। अब पैराइटी क्या हुई? बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन। पैराइटी बोलेगी ग्रेविडा को मैं तेरी परिभाषा में कुछ जोड़ रही हूं। पैराइटी ने कहा ग्रेविडा को कि मैं आपकी डेफिनेशन में कुछ जोड़ रही हूं। वो क्या? वो चीज जोड़ती है वायबिलिटी। एक फीमेल प्रेग्नेंट हुई, दैट्स ग्रेविडा, पर उसकी प्रेगनेंसी वायबिलिटी के बाद भी कंटिन्यू रही या नहीं रही वो पैराइटी है। यदि किसी फीमेल की प्रेगनेंसी वायबिलिटी के बाद भी कंटिन्यू रही तो पैरा में इंक्लूड होगा, और वायबिलिटी से पहले टर्मिनेट हो गई तो पैराइटी में इंक्लूड नहीं होगा। तो क्या है पैराइटी? इट इज कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी कंटिन्यू आफ्टर वायबिलिटी। एक फीमेल की पूरी लाइफ में कितनी बार उसकी प्रेगनेंसी वायबिलिटी के बाद तक भी कंटिन्यू रही वो इंडिकेट करता है पैरा को। जैसे बनाते हैं एमसीक्यू। यहां भी एमसीक्यू बनाने से पहले एक चीज याद रहे, इसके साथ भी ये लिखा हुआ है, ये इसका भी फर्क नहीं पड़ता है नंबर और स्टेटस पे। जैसा ग्रेविडा के लिए मैंने कहा था फ्यूचर क्या होगा उससे मतलब नहीं है, पैरा भी यही बोलेगा। इवन गटपाल में जितनी बार मैं नाम लेता जाऊं हर कोई ये बोलेगा हमें बच्चों की संख्या और उनका स्टेटस लाइव और डेड से मीन नहीं है। एमसीक्यू बनाता हूं छोटा सा, प्रैक्टिस करना। एक फीमेल फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई और उसका अबॉर्शन हो गया। सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई, उसने एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया और प्रेजेंट में भी वो प्रेग्नेंट है। सवाल खत्म। फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई, बच्चे को फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई, अबॉर्ट हुआ, सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी में बच्चे का जन्म हुआ और थर्ड टाइम वो प्रेग्नेंट है। इस सवाल में पैराइटी बताओ, ग्रेविडा नहीं पैराइटी बताओ। तो पहली बार जब बच्चे को अबॉर्शन हो गया तो अबॉर्शन जानते हैं वायबिलिटी से पहले होता है, और क्योंकि पहली प्रेगनेंसी वायबिलिटी से पहले खत्म हो गई तो पैराइटी वहां की काउंट नहीं होगी। सेकंड वाला स्टेटमेंट, उसने एक बच्चे को जन्म दिया मतलब प्रेगनेंसी पूरी 37-40 वीक तक चली तो पैराइटी काउंट होगी।
थर्ड स्टेटमेंट, वो अभी प्रेग्नेंट है पर हमें यह नहीं बताया कि प्रेजेंट में जो वो प्रेग्नेंट है उसके वीक कितने हो गए। यदि सवाल बोलता प्रेजेंट प्रेगनेंसी के वीक 22 वीक से ज्यादा हैं तो पैरा में काउंट होता। यदि सवाल ने कुछ नहीं बोला तो हमें मान के चलना है कि वहां पे प्रेगनेंसी के वीक हमें नहीं पता, तो हम पैरा काउंट नहीं करेंगे। हम पैरा काउंट तभी करेंगे जब आप प्रेजेंट प्रेगनेंसी के वीक बताओगे। यदि किसी सवाल में सिर्फ इतना बोला वर्तमान में प्रेग्नेंट है और ये नहीं बोला कितने वीक की प्रेग्नेंट है, तो पैरा में काउंट नहीं होगा। मतलब इस सवाल का आंसर है पैरा 1। पैरा 1 ग्रेविडा है 3 बार प्रेग्नेंट हुई है पर पैरा 1, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो गई पैरा 0, प्रेजेंट में प्रेगनेंसी पर वीक नहीं पता पैरा 0, एक बच्चे को जन्म दिया तो पैराइटी 1। तो इस प्रकार से एमसीक्यू सॉल्व करते समय अटेंशन देना है कि सिर्फ प्रेग्नेंट होना ग्रेविडा है और उस प्रेगनेंसी को वायबिलिटी के बाद भी कंटिन्यू रखना पैरा है। ग्रेविडा और पैरा से कंबाइंड होकर के टर्मिनोलॉजी आती है, उसे देखते हैं अपन। वो टर्म अपने पास बोर्ड पे कुछ पॉइंटों से लिखी जा रही है, देखें। नाम होता है एक NULLI नल्ली, एक कंडीशन होती है अपने पास प्राइमी, प्राइमी के बाद नंबर आता है मल्टी, मल्टी के बाद में एक और नाम आ गया ग्रांड मल्टी दादी जी, और इसके बाद में एक नाम और आ गया एल्डरली। इन सभी के आगे आप यूज कर सकते हैं टर्म या तो ग्रेविडा या पैरा। सिर्फ इनका मीनिंग जाने और ग्रेविडा पैरा बता करके आंसर ले जाएं। क्या चीजें वर्ड्स हैं, बहुत सिंपल सिंपल मीनिंग है। नल्ली का मतलब है नॉट ए सिंगल टाइम, नॉट ए सिंगल टाइम, एक बार भी नहीं। तो मैंने ये लिख दिया, लीजिए नॉट ए सिंगल टाइम। इस लाइन को टॉपिक के लिहाज से समझें तो एक पॉइंट ऑफ व्यू, और खुद के जीवन में समझें तो अलग पॉइंट ऑफ व्यू। वे खुद समझने लगते हैं तो दौर जवानी का ऐसा चल रहा है कि दिमाग कीड़ापंती की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो जाता है। आपसे कुछ पूछे, हाँ भी बता क्या, एक बार भी नहीं, और एक बार भी नहीं तो कॉन्फिडेंस वाली बात होती है, एक बार भी ये काम नहीं किया, नल्ली, नॉट अ सिंगल टाइम। अब अगला स्टेटमेंट कुछ शर्माने वाली अदा को बताने वाला है। प्राइमी, अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है जब वो इस शब्द का यूज लेते हैं। क्या लिखा मैंने, फर्स्ट टाइम। शर्मा क्या बोलता है, फर्स्ट टाइम, पहली बार है मेरा, उस प्रकार से। तो प्राइमी का मतलब है फर्स्ट टाइम। इसी प्रकार मल्टी में चलें, मल्टी का मतलब आप एक्सपीरियंस हो चुके हो, फर्स्ट टाइम तो नहीं है, तो मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन, मोर देन वन। और अब इस कंटेंट को टॉपिक के हिसाब से ही लेंगे अपन। एक बार भी नहीं, पहली बार, एक से ज्यादा बार। ग्रांड मल्टी में संख्या बढ़ानी है तो संख्या बढ़ के आ जाती है मोर देन 5। एल्डरली बुढ़ापे को बताता है, एज को बताता है, तो वहां पे लिमिट हो जाती है आफ्टर 30 ईयर। और अब करते हैं टेबल को एक्सप्लेन ग्रेविडा और पैरा के हिसाब से। सबसे पहले ग्रेविडा सेलेक्ट कर लीजिए। पहला बोला नल्ली ग्रेविडा, मतलब एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। प्राइमी ग्रेविडा, पहली बार प्रेग्नेंट है। मल्टी ग्रेविडा, एक से ज्यादा बार प्रेग्नेंट हुई है। ग्रांड मल्टी ग्रेविडा, 5 से ज्यादा बार प्रेग्नेंट हुई है। एल्डरली ग्रेविडा, 30 साल के बाद प्रेग्नेंट हुई है। यहां पे क्या स्टेटमेंट लेता हूं, जवाब देना। यदि एक फीमेल नर्सिंग परीक्षाओं की तैयारी करते करते थकान में चली गई और विवाह के बंधन में नहीं बंधी, और 32 साल की नौकरी लगने के बाद जब शादी हुई तो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है। 32 साल की उम्र में शादी हुई, पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, उसके लिए आप क्या यूज लेंगे? क्योंकि वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है तो नाम है उसका प्राइमी ग्रेविडा। पर उम्र देखिए 32 साल है तो उसका नाम है एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा। ग्रेविडा के बाद पैरा पे ये अपन अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, एक बार भी प्रेगनेंसी वायबिलिटी को क्रॉस नहीं करी, नल्ली पैरा। पहली बार एक ऐसी प्रेगनेंसी है जो 22 वीक के आगे भी चल रही है, प्राइमी पैरा। पहली बार प्राइमी पैरा। आगे
एक से ज्यादा बार ऐसी प्रेगनेंसियां थी जो 22 वीक के आगे तक चली थी, नाम क्या दे दिया अपन ने, मल्टीपैरा। 5 बार से ज्यादा उसकी प्रेगनेंसी वायबिलिटी को क्रॉस करी थी, नाम ग्रैंड मल्टीपैरा। ऐसे नाम दिए जाते हैं। सिंप्लीफाई मतलब बताऊं एक बार आपको फिर, तो पहले पैरा का सिंपल मतलब बताया जाता था बच्चे को जन्म देना। जिस प्रकार गर्भवती होना ग्रेविडा है, उस प्रकार बच्चे को जन्म देना पैरा है। यह सिंप्लीफाई तरीका था जिसे प्रेजेंट में वायबिलिटी ऐड करके और थोड़ा वेटेज दे दिया गया। तो कहने का मतलब है यदि कभी सवाल आ जाए कि फीमेल ने जीवन में कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, तो वो पैरा को ही बोल रहा है, नल्ली पैरा। एक फीमेल ने अपनी लाइफ में पहली बार बच्चे को जन्म दिया है, तो नाम प्राइमी पैरा। तो बच्चे को जन्म देना और वायबिलिटी क्रॉस करना, दोनों को बताने वाला शब्द कौन सा है, पैरा। तो फिर मैं आपको एक बार कहूं, पैरा में अपने अंदर बहुत मेहनत है, लेकिन दिमाग का वजन हल्का कब होगा, जब यह पता चलेगा कि गठपाल में पैरा नहीं पूछते हैं, पैरा पूछेगा तो अलग से बढ़ना पड़ेगा। तो हमने अभी डिस्कस करी है 2 कंडीशन जिनके नाम है ग्रेविडा और पैरा। ग्रेविडा का मतलब है सिर्फ प्रेग्नेंट होना, पैरा का मतलब होता है वायबिलिटी क्रॉस करना। पैरा का सिंपल मतलब बताया बच्चे को जन्म देना, और फिर ये टर्मिनोलॉजी। इसके बाद आते हैं अपन गठपाल में और बचे हुए रिमेनिंग कंटेंट को लेकर के। तो अपने पास गठपाल में और क्या आ गया, शब्द आ जाता है बड़ा सिंपल सा, टर्म। तो जैसे टर्म आता है हमें समझ में आता है, जी के बाद आया टी, टी का मतलब टर्म, जी के बाद टी, टी का मतलब टर्म। टर्म हमने पढ़ लिया कुछ देर पहले ही लेक्चर की शुरुआत में, आपको बताया था क्या होता है टर्म की रेंज, 37 से 42 वीक। अब मीनिंग क्या समझना है, वो ये कि एक फीमेल ने कितनी बार इस वीक के बीच में बच्चों को जन्म दिया। एक फीमेल अपने जीवन में बहुत बार प्रेग्नेंट हुई होगी, लेकिन कितनी बार उसके बच्चों का जन्म इस रेंज के बीच में हुआ। यहां भी एक चीज शामिल करनी है, इसको भी मतलब नहीं है नंबर और स्टेटस से, और ये लाइन जोड़ते ही बहुत अच्छी बात आ जाती है। ये स्टेटमेंट मैंने ग्रेविडा में भी यूज किया, ये स्टेटमेंट मैंने पैरा में भी यूज किया, लेकिन जब यहां यूज करते हैं तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस ही बढ़ जाती है। जानिए कैसे, सुनना बड़े ध्यान से। पहला सवाल, एक फीमेल ने अपनी पहली प्रेगनेंसी में ट्विंस बच्चे 38 वीक पे डिलीवर किए। एक फीमेल ने पहली प्रेगनेंसी में ट्विंस बच्चे 38 वीक पे डिलीवर किए, और दूसरी प्रेगनेंसी में फिर से ट्विंस बच्चे 40 वीक पे मरे हुए डिलीवर किए। दूसरी प्रेगनेंसी में फिर से ट्विंस हैं, पर इस बार मरे हुए जन्म ले रहे हैं 40 वीक। तो टर्म बर्थ कितना होगा, या गठपाल में टी के आगे क्या लिखोगे। तो जैसा मैंने कहा, नंबर और स्टेटस से मतलब नहीं है। नंबर का मतलब पहली बार ट्विंस थे और दूसरी बार भी ट्विंस थे, उनसे मतलब नहीं है। स्टेटस का मतलब पहली बार जिंदा थे दूसरी बार मरे हुए थे, मतलब नहीं है। पहली बार तो जिंदा जन्मे दूसरी बार तो मरे जन्मे, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब है उसकी डिलीवरी कितनी बार हुई, उसका बर्थ कितनी बार हुआ। जवाब देना है 2। जी हां बिल्कुल, टर्म आएगा 2। पहली बार जब हुआ तो 2 बच्चे जिंदा निकले, दूसरी बार जब हुआ 2 बच्चे मरे निकले। कहने का मतलब बच्चों की संख्या और उनके स्टेटस पे निर्भर नहीं है, सिर्फ यह बताना है कितनी बार जन्म दिया, टर्म। टर्म के बाद तुरंत अपन आ जाते हैं, टी के बाद नाम आता है किसका, प्री टर्म का। तो प्री टर्म भी अपन ने देख ही लिया। 37 और 37 से पहले प्री टर्म रेंज होती है, और रेंज पूरी देनी हो तो वो रेंज अपने पास है 22 से 37 वीक, ESIC मार्च 2019। वही चीज इसके बीच में जन्म हुआ तो वो प्री टर्म है, और यहां भी वो चीज लागू है, वो कहीं नहीं जाने वाली, इसको भी मतलब नहीं है। तो ये स्टेटमेंट में 1 बार दूं या 4 बार दूं, मतलब बदलने वाला नहीं है। नंबर और स्टेटस से मतलब नहीं है, प्री टर्म बर्थ।
कितनी बार हुआ सिर्फ ये देखना है। पिछले सवाल का लॉजिक इसमें भी लगा दो। अभी अपन टर्म के साथ में छोटे छोटे एमसीक्यू हैंड टू हैंड इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जैसे ये पूरी चीज कंप्लीट हो जाएगी तो बड़े एमसीक्यू हमारे सामने अवेलेबल होंगे। आ जाते हैं प्री टर्म पे। सवाल सुनना। एक प्रेग्नेंट फीमेल ने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में 37 वीक पे ट्रिपलेट फीटस मरे हुए पैदा किए। एक फीमेल ने पहली प्रेगनेंसी में ट्रिपलेट फीटस मरे हुए पैदा किए 37 वीक पे, तो प्री टर्म कितना होगा? तो जैसा मैंने कहा एग्जैक्ट 37 वीक वाला प्री टर्म में जाता है तो जी ये प्री टर्म में जाएगा। 3 बच्चे थे और मरे थे तो फिर बोल दिया कि इसको मतलब नहीं है नंबर से और संख्या से, तो भले 3 करो या 30 करो और जिंदा करो या मुर्दा करो, आपने डिलीवरी तो एक बार ही करवाई, तो आंसर 1। प्री टर्म बर्थ कितना जाएगा? 1। तो गठपाल में GTP के बाद अपना आता है A। बड़ा सिंपल है, एक्सप्लेन कर चुके हैं। अबॉर्शन कुछ एक्सप्लेन लायक बचा ही नहीं है। वायाबिलिटी से पहले बच्चे का मरना अबॉर्शन है। वीक आपको रटा चुके हैं, कितने वीक बोल रहे हैं अबॉर्शन के? 22 वीक। बच्चे की मौत एकदम सलामी पे 3 जवाब याद करवा दिए गए हैं। वायाबिलिटी से पहले मरना अबॉर्शन, वायाबिलिटी के बाद गर्भ में मरना IUD, और मरे का जन्म हो जाना स्टिल बर्थ। तो ये इंफॉर्मेशन किसके लिए? अबॉर्शन। लास्ट आते हैं जो टर्म अपने पास है रिमेनिंग, वो है लाइव बर्थ। लाइव बर्थ, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है लाइव चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है जिंदा, जिंदा बच्चे। और पहली बार ये ऐसी कंडीशन आई है जो नंबर और स्टेटस पे डिपेंड करती है। बड़ी रोचक बात। ना ग्रेविडा को, ना पैरा को, ना टर्म को, ना प्रीटर्म को नंबर और स्टेटस से मतलब था, लेकिन कोई तो एक ऐसा होता जो नंबर और स्टेटस से मतलब रखता। वो कौन है? लाइव बर्थ। एक फीमेल के पूरे जीवन काल में कुल कितने जीवित बच्चे पैदा हुए हैं, वो लाइव बर्थ है। भले ही वो बच्चे टर्म पे आए हो, प्री टर्म हो या पोस्ट टर्म हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदा होना चाहिए। तो लाइव बर्थ ऐसा है जो पहली बार कैलकुलेट करता है टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। तो ये अपने पास आज के लेक्चर में शामिल अभी तक के गठपाल की बेसिक चीजें थी। उन बेसिक चीजों में तैयार करवाया आपको पहले कुछ शब्दों से। पहला शब्द वायाबिलिटी था, 22 वीक याद कर लिया। इसके हिसाब से 3 टर्म दी, अबॉर्शन, IUD, स्टिल बर्थ, इनको समझ लिया कि एग्जैक्ट वीक पूछे तो आंसर क्या देना है, स्टेटमेंट दे तो आंसर क्या देना है, स्टेटमेंट और वीक दोनों दे दे तो आंसर किसके हिसाब से देना है। फिर अपने पास आई रेंज टर्म पीरियड की। टर्म की रेंज बड़ी पुरानी 37 और 42 वाली, लेकिन इसके अंदर भी रोचक बात, एग्जैक्ट 37 पूछे तो और एग्जैक्ट 42 पूछे तो। फिर अपन गठपाल पे आए। गठपाल में पहला ग्रेविडा होता है। गठपाल के अंदर इनके अल्फाबेट है, उस हिसाब से पहला ग्रेविडा होता है। ग्रेविडा के अंदर कंडीशन लिखी हुई है, सिर्फ प्रेग्नेंट होना, ग्रेविडा, फ्यूचर का लेना देना नहीं। इसी प्रकार से बोला पैरा। पैरा में ये याद करवाया गया कि इसका खुद का एक्सप्लेनेशन है, लेकिन गठपाल में शामिल नहीं है। एग्जामिनर को अलग से पूछना पड़ेगा। पैरा की 2 परिभाषा, वायाबिलिटी के अकॉर्डिंग और बच्चे को जन्म देने के अकॉर्डिंग। रेलवे 2018 के अंदर सवाल पूछा गया था, यदि एक फीमेल ने पहली बार बच्चे को जन्म दिया है तो वो क्या है? तो उसके लिए आपको आंसर स्टेबल से देना था कि पहली बार एक मां ने बच्चे को जन्म दिया है तो वो क्या है? बच्चे को जन्म दिया है तो वो पैरा है, और पहली बार है तो वो प्राइमी है। तो ऐसे सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं स्टेबल के अकॉर्डिंग। लर्न करके आगे जब बढ़े तो अपने पास सिंपल से ये चीजें आ गई। टर्म की रेंज अपन जानते हैं, प्री टर्म की रेंज अपन जानते हैं, अबॉर्शन की वीक हमें पता है, तो सिर्फ उनके अंदर होने वाले चीज को डालना है। गठपाल में अभी तक हर एक इंडिविजुअल जना नंबर और स्टेटस पे डिपेंड नहीं था। पहली बार जो अटेंशन देता है वो है L, लाइव बर्थ। आते हैं अब इनसे बनने वाले MCQ को सॉल्व करने के लिए। उसमें भी एक और एडिशन जो है वो आप सुने, क्योंकि जैसे जैसे टाइम की डिमांड है, प्रेजेंट एग्जामिनेशन का सिनेरियो चेंज है, तो हमें हर तरीके से उतरना पड़ता है। ऑब्स्टेकल स्कोर से बनने वाले क्वेश्चंस की स्कीम समझिए। हो सकता है वो आपसे सिर्फ
वीक वाले सवाल पूछे, वायबिलिटी, अबॉर्शन, आईयूडी, स्टिल बर्थ, ये सब करके हो सकता है वो आपसे गटपाल में आने वाले अल्फाबेट का मीनिंग पूछे, व्हाट इज ग्रेविडा, व्हाट इज पैरा, ऐसा करके। लास्ट वन आपके सामने एमसीक्यू देकर गटपाल निकलवाए। और फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि सवाल तो गटपाल का आ जाए पर ऑप्शन में कहीं भी GTPAL ना दिखे। सवाल तो गटपाल का आ जाए, ऑब्स्टेटिकल स्कोर का आ जाए, और ऑप्शन में कहीं GTPAL ना दिखे। क्या दिखे? तो जो दिख सकता है वो सामने बोर्ड पे। दो तरीके और हैं इन्हें प्रेजेंट करने के। एक तरीका है PA+B और एक तरीका है PABCD। क्या चीजें हैं ये, इन्हें यहां समझिए, फिर तुरंत प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आएगा वहां फिर समझाएंगे। दो मेथड और बता दिए गए हैं यहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले एमसीक्यू। हमें हर तरीके से तैयार होना है। पहली तरीका तो यह है कि हमें दुआ करनी है कि ऑप्शन में GTPAL मिले, और फिर यह भी तैयार रहना है कि GTPAL ना मिले तो फिर अपने को और कैसे उन्हें सॉल्व करना है। तो PA+B, जहां पे जो A है वो इंडिकेट करता है लाइव बर्थ को और B इंडिकेट करता है अबॉर्शन को। जब सवाल सॉल्व करेंगे तो इनका यूज कैसे होता है वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। A+B में A लाइव बर्थ है और B अबॉर्शन है। ABCD में कंसंट्रेट करना। ABCD में A टर्म है, B प्री टर्म है, C अबॉर्शन है और D लाइव बर्थ है। इन कोडिंग का मतलब, जिस प्रकार मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज होते हैं, हर फॉर्मूला के अंदर आने वाले कंटेंट का मीनिंग होता है, वैसे सामने ये है। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को कि आज के लेक्चर में ऑब्स्टेटिकल स्कोर में 3-4 प्रकार से जो बनने वाले सवाल हैं कैसे सामने प्रेजेंट किए गए हैं। वीक वाले सवाल, डेफिनेशंस वाले सवाल, गटपाल वाले सवाल, A+B ABCD वाले सवाल और अलग से पैराइटी पूछे जाने वाले सवाल। तो आ जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिसेस में कि आज के इस प्रैक्टिकल कंटेंट वाले लेक्चर में ऑब्स्टेटिकल स्कोर जिस हेडिंग दिया गया है कैसे एमसीक्यूज अवेलेबल है। आइए वन बाय वन देखें उन सबको। फर्स्ट वन यहां आते हैं तो पहला सवाल तो बड़ा इजी हो गया क्योंकि उसने एग्जैक्ट वीक पूछा। सभी प्रकार के सवाल आएंगे सरल से लेकर लास्ट वाले तक। पहला एमसीक्यू जो बोर्ड पे अवेलेबल है सिंपल वीक वाला है। यहां वीक स्टिल बर्थ का पूछा है तो मैंने बोल दिया जब स्टेटमेंट ना दिया गया हो और सीधा वीक पूछा गया हो तो कलाकारी होशियारी ना दिखा करके सरल जवाब दे करके आ जाएं। सवाल में पूछा स्टिल बर्थ, जवाब देना है 28 वीक। बिना किसी डाउट के आपको पेन रोकना ही नहीं है। स्टिल बर्थ कब होता है, आंसर देंगे 28 वीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन इधर देखें, यह इंटरेस्टिंग सवाल है जिसमें वीक के साथ में स्टेटमेंट जोड़ा गया है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, गौर फरमा लेते हैं। एक प्रेग्नेंट फीमेल 25 वीक पे डिलीवर करती है डेड फीटस। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। 25 वीक पे डिलीवर कर रही है डेड फीटस। 25 वीक पे मरे बच्चे का जन्म होना, 25 वीक पे मरे बच्चे का जन्म होना। तो मैंने सिखा दिया ऐसे सवाल जब आए जब वीक और स्टेटमेंट दोनों बरस जाएं तो आंसर स्टेटमेंट के हिसाब से, और मरे बच्चे को जन्म देना यह स्टेटमेंट कहां सुटेबल होता है, स्टिल बर्थ में। द आंसर विल बी सी, स्टिल बर्थ। इसी सवाल में यदि यह होता कि बच्चा मरा हुआ अंदर पड़ा है तो आंसर आईयूडी हो जाता, पर जन्म दिया है तो आंसर स्टिल बर्थ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, यह भी सिंपल आ गया। यह पूछ रहा है पोस्टम, कितने वीक के बाद से पोस्टम बोलना शुरू कर देते हैं। तो सिखा दिया मैंने 42 और 42 के बाद में। सवाल ने पूछा स्टार्ट कब कर दोगे, स्टार्ट कर देंगे 42 वीक से ही। तो आंसर अपने पास 42 वीक वाला जाएगा बी, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट वन देखें तो यह सवाल अब आ गया गटपाल स्कोरिंग का। आइए स्कोर करना शुरू करते हैं। पहली खुशी की बात यह कि अपने पास सवाल में
गठपाल ही ऑप्शन में है, ए बी ABCD नहीं है। सवाल निकालना सिंपल है। और गठपाल के अंदर भी ये पूरा नहीं पूछ रहा है, GTPL शॉर्ट ही पूछ रहा है। सवाल देखते हैं क्या है। सवाल है एंटीनेटल मदर है, ट्विंस प्रेगनेंसी फॉर दिस टाइम। वर्तमान में गर्भवती महिला है, वर्तमान में गर्भवती महिला है और गर्भ में ट्विंस बच्चे हैं। ऑलरेडी है वन चाइल्ड, जिसके पहले से ही एक बच्चा और है, तो ऐसी मां को क्या कहेंगे? पहले से ही एक बच्चा और है और वर्तमान में प्रेग्नेंट है। मैंने कहा गठपाल वाले सवालों में जब भी सामने बोर्ड पे पी आएगा वो प्री टर्म का आएगा और अलग से नहीं पूछा जाएगा। तो यहां पे जो सवाल दिया गया है इसमें पूरा गठपाल नहीं है, तो यदि पूरा गठपाल होता तो पी प्री टर्म का होता, लेकिन पूरा गठपाल नहीं है तो यहां पे जो पी है वो इंडिकेट कर रहा है पैराइटी को। तो आते हैं यहां, इसका ग्रेविडा कंडीशन है 2। फर्स्ट ग्रेविडा किसे बताना चाहता है? जो वर्तमान में प्रेग्नेंट है। और सेकंड ग्रेविडा एक बच्चा जो पहले बर्थ हो गया, तो ग्रेविडा 2। ऑप्शन देखें ग्रेविडा 2 किस में है? नंबर ए में। और क्योंकि एक बच्चे का जन्म हुआ है, वर्तमान में प्रेगनेंसी कितने वीक की है नहीं बताया, तो वर्तमान पैराइटी को काउंट ना करते हुए एक जो बच्चा डिलीवर हुआ उस पैराइटी को काउंट करेंगे, तो आंसर आएगा P1। द ऑप्शन विल बी आंसर G2P1 नंबर ए। नेक्स्ट सेशन पे आते हैं, अगले MCQ पे। देखें इसे, कंडीशन है रामा इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, 12 वीक गेस्टेशन। प्रेजेंट में एक फीमेल पहली बार प्रेग्नेंट हुई है और उसकी पहली प्रेगनेंसी 12 वीक की है। अभी एक फीमेल प्रेग्नेंट है 12 वीक की। अब आगे USG बोलती है ट्विंस हैं। पहली बार कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई है और पहली बार में गर्भ में 2 बच्चे हैं, तो ग्रेविडा कितना? तो जैसा मैंने कहा सिर्फ प्रेग्नेंट होना ग्रेविडा है, पर अंदर कितने बच्चे हैं उससे मतलब नहीं है। तो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट तो ग्रेविडा भी 1। आंसर बड़ा सरल हो जाएगा, ग्रेविडा 1 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन MCQ पे आए अपन। नल्ली पैरा किसे बोलते हैं? तो जैसा आपको बताया गया, नल्ली मतलब एक बार भी नहीं, और पैरा का मतलब 2 तरीके से, या तो बच्चे को जन्म नहीं दिया या वायबिलिटी एक बार भी क्रॉस नहीं करी। ऑप्शन देखते हैं सामने अपन। यहां कंडीशन नंबर 1 क्या बोल रहा है? एक ऐसी प्रेगनेंसी जो कभी भी वायबिलिटी को क्रॉस नहीं कर पाई। वन हु नेवर कंप्लीट द प्रेगनेंसी बियॉन्ड द वायबिलिटी, यही ठीक है। आगे देखें, वन हु नेवर बिकम प्रेग्नेंट, ये गलत है, ये ग्रेविडा होता। इधर आते फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट, ये प्राइमरी ग्रेविडा होता। इधर मल्टी ग्रेविडा होता। आंसर सिंपल सा है ए, जो बता रहा है एक फीमेल एक बार भी वायबिलिटी को क्रॉस नहीं कर पाई है। नेक्स्ट वन देखें, सिंपल सा, ए फीमेल हु हैज गिवन बट 1 वायबल चाइल्ड, एक जीवित बच्चे को जन्म दिया है, सिर्फ एक को, ओनली 1। तो आंसर क्या देंगे अपन? तो बच्चे को जन्म देना पैरा होता है और पहली बार है तो आंसर प्राइमरी पैरा। तो यहां पर फोकस कर रहे हैं स्टेटमेंट वाले सवाल जो बड़े सरल तरीके से प्रेजेंट होकर के आ रहे हैं, सिखाए जो आपको मैंने ग्रेविडा पैरा की लैंग्वेज में। आसान है इनको सॉल्व करना। सवाल ने पूछा पहली बार बच्चे को जन्म देना, जवाब हमने दे दिया प्राइमरी पैरा। नेक्स्ट वन इधर देखें, ये अपने पास में रिपीट है क्वेश्चन। नेक्स्ट वन देखते हैं, ये सॉल्व करते हैं। पूरा गठपाल वाला सिस्टम सामने अवेलेबल आया है, सॉल्व करके देखते हैं। कंडीशन, एक फीमेल 29 ईयर ओल्ड 9 वीक की प्रेग्नेंट है, तो 9 वीक की प्रेग्नेंट अभी है, ग्रेविडा 1 काउंट हो गया। आगे देखते हैं, नो लिविंग चिल्ड्रन, कोई भी बच्चा जीवित नहीं है, तो आपका L 0 हो गया, ग्रेविडा 1 L 0 अभी तक हो गया। आगे 2 ईयर अगो, 2 साल पहले 2 मिसकैरेज हुए, 2 मिसकैरेज हुए, एक 10 वीक पे और एक 12 वीक पे, मतलब 2 प्रेगनेंसी और काउंट हो गई, प्रेगनेंसी हो गई 3। फर्स्ट प्रेगनेंसी प्रेजेंट में है, पिछली 2 प्रेगनेंसी 10 वीक पे टर्मिनेट हुई और 12 वीक पे, तो ग्रेविडा 3 बार हो गया, बच्चा जिंदा एक भी नहीं, लाइव बर्थ 0 हो गया। आपसे पूछ रहा है गठपाल क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है, ग्रेविडा 3 बार है, एक बार ही बच्चा जन्म नहीं हुआ तो टर्म 0 है। प्री टर्म कोई सवाल में कहीं नहीं है, तो प्री टर्म भी 0 है। अबॉर्शन पूरे 2 बताए हैं, एक 10 वीक पे एक 12 वीक पे, और लाइव बर्थ एक भी नहीं है तो 0। तो सेलेक्ट करें ऐसे ऑप्शन को, वो कहां पर अवेलेबल है, तो ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास नंबर ए में। बिल्कुल सही है, ग्रेविडा 3, टर्म एक भी नहीं, प्री टर्म एक भी नहीं, अबॉर्शन 2 और लाइव बर्थ 0। इसी सवाल में आपसे मैं पूछूं पैराइटी कितनी है,
इसी सवाल में पूछो पैरिटी कितनी है, तो गौर फरमाना पैरिटी के लिए 24 वो वायबिलिटी क्रॉस होनी चाहिए। 2 बच्चे अबाउट हुए, वायबिलिटी से पहले पैरा 0। प्रेजेंट में प्रेगनेंसी 9 वीक की है, मतलब 22 वीक से कम की है, तो अभी भी पैरा कितना 0 ही शामिल होगा। तो ये अपने पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट वन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लेकर के आया है अपने पास। एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हमारे सामने अवेलेबल, देखें 30 ईयर ओल्ड फीमेल है, ठीक है, ये लीजिए 20 वीक की प्रेग्नेंट है और अंदर ट्विंस हैं, ट्विंस से फर्क नहीं पड़ेगा, 20 वीक की प्रेग्नेंट है, ग्रेविडा मान लिया। आगे 6 ईयर ओल्ड 6 साल पहले एक बच्चा है जो 40 वीक पे जन्मा है, उसके एक बच्चा है जो 40 वीक पे जन्मा है, मतलब ग्रेविडा अब बढ़ गया, 2 हो गया और लाइव बर्थ 1 अभी तक आ गया। पहला ग्रेविडा अभी मान लिया प्रेग्नेंट का, दूसरा ग्रेविडा 6 साल पहले वाला मान लिया, वहां पे अपन लाइव बर्थ भी 1 मान लेते हैं, बच्चे को जन्म दिया। अब आगे G2 और L1 हो गया, कोई मिसकैरेज नहीं है, कोई अबॉर्शन नहीं है, तो निकालो, बड़ा सिंपल। ग्रेविडा कितना 2, टर्म 1 बार, प्री टर्म बिल्कुल नहीं हुआ, अबॉर्शन बिल्कुल नहीं हुआ और लाइव बर्थ भी 1। देखें ऐसा ऑप्शन कौन सा है अपने पास अवेलेबल, तो G2 T1 P0 A0 L1 ये ऑप्शन है अपने पास नंबर 2 में। 2 बार प्रेग्नेंट, 1 बार सही समय बच्चे को जन्म, प्री टर्म कोई भी नहीं, अबॉर्शन कोई भी नहीं, और जो एक बच्चा था वो L1, ऑप्शन विल बी बी। तो अपने पास आंसर यहां पे बी है। नेक्स्ट वन प्रैक्टिस करते हैं अगले क्वेश्चन की, एक और ले लीजिए। लैंग्वेज पढ़नी है, गटपाल हाथ में रखना है, सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं यहां पे क्या बता रहा है, डाटा कलेक्शन चल रहा है, ये देख लीजिए। प्रेजेंट प्रेगनेंसी ट्विंस में, ग्रेविडा 1, ट्विंस से फर्क नहीं पड़ा, ग्रेविडा 1। आगे बढ़ो, हेल्दी 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 5 साल का बच्चा है उसके, जो कब जन्मा था 37 वीक पे। अटेंशन दे देना फ्रेंड्स, यहां पे 37 वीक लिखा है, एग्जैक्ट 37 वीक लिखे, कहां काउंट होगा वो प्री टर्म के अंदर। आगे बढ़िए, 37 वीक आते ही इसके ग्रेविडा 2 हो गए और प्री टर्म 1 हो गया। अब आगे चलते हैं। डजंट हैव एनी मिसकैरेज अबॉर्शन, कोई अबॉर्शन नहीं है, ठीक है, बढ़िया, काउंटिंग नहीं होगी, सिंपल गटपाल निकालिए। तो ग्रेविडा इसके पास 2, टर्म पता नहीं क्योंकि सही समय पे जन्मा नहीं, समय से पहले जन्मा, T0, प्री टर्म 1 37 का, A0, और जो जन्मा वो जिंदा है तो L1। आते हैं देखते हैं कहां है वो ऑप्शन, अपने पास सामने अवेलेबल है ये कंडीशन नंबर बी। 2 बार प्रेग्नेंट है, सही समय पे 1 बार भी काम नहीं हुआ, 37 वीक पे 1 काम हुआ, तो 1 अबॉर्शन कुछ नहीं है, और जो 37 वीक पे जन्मा था वो जिंदा है, L1। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। तो ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं आपके गटपाल के। इसी सवाल में पैरिटी फिर से मैं एक बार आपसे पूछूं तो पैरिटी क्या बोलेंगे, तो पैरिटी के लिए आंसर क्या देना है, पैरिटी के लिए आंसर देना है प्रेजेंट की जो प्रेगनेंसी है वो बताई नहीं कितने वीक की है, तो पैरा 0, और एक बच्चा जन्मा 37 वीक पे, 37 वीक वाले ने वायबिलिटी क्रॉस करी, मतलब पैरा 1। नेक्स्ट वन एमसीक्यू, एक और गटपाल का सवाल आपके सामने प्रेजेंट है, सॉल्व करते हैं। 20 ईयर ओल्ड फीमेल है, 8 वीक की प्रेग्नेंट है, ग्रेविडा 1, अब उसको मिसकैरेज हुआ है, अबॉर्शन कब हुआ 12 वीक पे, तो ग्रेविडा 2 अबॉर्शन 1। यहां तक के सवाल में ग्रेविडा 2 अबॉर्शन 1। अब आगे नो लिविंग चिल्ड्रन, L0 है, तो गटपाल क्या हुआ G2 A1 L0, G2 A1 L0 कहां अवेलेबल है, वही आपका आंसर है, आंसर ऑप्शन विल बी ए, G2 A1 L0। यहां पर मैं इसी एमसीक्यू में AB और ABCD शामिल करना चाहूं, तो देखें AB क्या था, AB था लाइव बर्थ और अबॉर्शन, लाइव बर्थ और अबॉर्शन, तो यहां पे लाइव बर्थ 0 है तो P0 प्लस अबॉर्शन 1 है तो 1, P0 + 1 ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। 0 का मतलब लाइव बर्थ 0, 1 का मतलब अबॉर्शन 1। इसी एमसीक्यू में ABCD करना चाहें तो ABCD में क्या होता था, टर्म, प्री टर्म, अबॉर्शन, लाइव बर्थ। तो दिए गए सवाल में टर्म 0 है तो टर्म 0, प्री टर्म 0 है तो प्री टर्म 0, लाइव बर्थ 0 है तो लाइव बर्थ, सॉरी अबॉर्शन 1 है तो अबॉर्शन 1 और लाइव बर्थ 0। तो ABCD सीक्वेंस में यदि क्वेश्चन का आंसर देना हो तो वहां आंसर है 0 0 1 0। तो ये
सिर्फ आंसर को रिफ्लेक्ट करने और प्रेजेंट करने का मेथड है, या तो गटपाल की तरह करें या एबी करें या एबीसीडी करें, किसी भी तरीके का एमसीक्यू हो आप तो बस लगे रहें और उसको सल्टा डालें। तो ये सब अपने पास कुछ सीरीज थी। एक क्वेश्चन और ले लीजिए अपने पास, लास्ट वन क्वेश्चन। इधर देखें, 20 ईयर और फीमेल है, यहां पे आ जाएं। 26 वीक की प्रेगनेंसी, चलिए भाई 26 वीक बोल दिया, ग्रेविडा 1, 26 वीक ग्रेविडा 1, आगे बढ़ते हैं। मिसकैरेज हुआ 10 वीक पे, 10 वीक पे अबॉर्शन हो गया, तो यहां तक ग्रेविडा 2 अबॉर्शन 1, ग्रेविडा 2 अबॉर्शन 1, आगे बढ़ते हैं। अब 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड, बच्चा भी है एक, लाइव बर्थ एक, जो 39 पे हुआ, मतलब सही समय पे हुआ। अब गटपाल निकालो, तो ग्रेविडा काउंट करो, ग्रेविडा कितने हो गए। अभी प्रेग्नेंट है ग्रेविडा 1, एक अबॉर्शन, ग्रेविडा 2, एक बच्चा पैदा किया, ग्रेविडा 3, तो ग्रेविडा 3 है। उसके बाद टी टर्म पे आए, फिलहाल प्रेग्नेंट है, ये अबॉर्ट हुआ, टर्म पे 1 हुआ, तो T1, G3 T1 आए प्री टर्म पे। प्री टर्म दिए गए सवाल में कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये 39 पे था और ये 10 वीक पे था, तो प्री टर्म 0, G3 T1 P0। आते हैं ए पे, तो ए वाली जो सीरीज है वो अपने पास अबॉर्शन लेकर के आ रही है 1 और लाइव बर्थ भी अपने पास अवेलेबल है 1। तो ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जिस ऑप्शन के अंदर अपने पास ग्रेविडा 3 हो, टर्म 1 हो, प्री टर्म 0 हो, अबॉर्शन 1 हो और लाइव बर्थ भी 1 हो। तो ऐसा आंसर हमारे पास कहां पर अवेलेबल है, वो ऑप्शन G3 T1 यही अवेलेबल है, G3 T1 P0 A1 और L1। गटपाल के अकॉर्डिंग आंसर विल बी ए। यहां प्री टर्म 1 था इसलिए गलत हो गया, यहां अबॉर्शन 2 है इसलिए ये गलत हो गया, और यहां पे अपने पास ग्रेविडा 2 ही बता इसलिए गलत हो गया। तो ऐसे एमसीक्यू इजिली एक्सप्लेनेबल। इसी सवाल में एक बार फिर आप लोग पी ए बी और एबीसीडी करना चाहें तो आंसर दें। ए बी क्या होता है, लाइव बर्थ प्लस अबॉर्शन, तो लाइव बर्थ कितने 1, तो पी 1 और अबॉर्शन 1, 1 1 ए प्लस बी। एबीसीडी करें तो टर्म कितना 1, प्री टर्म कितना 0, अबॉर्शन कितना 1 और लाइव बर्थ 1, 1 0 1 1। यह मेथड हुआ एबीसीडी तरीके से। तो आज का कंप्लीट लेक्चर ऑब्स्टेटिकल स्कोर वाला जो था, फिर एक बार दोहरान कर दूं, 4-5 तरीके से सवाल अराइज होते हैं। नंबर 1, सभी के एग्जैक्ट वीक पूछना। नंबर 2, टर्मिनोलॉजी में डेफिनेशन पूछना। नंबर 3, गटपाल स्कोर निकलवाना। नंबर 4, उनमें ए बी और एबीसीडी करके ऑप्शन चेंज करना। तो जितने तरीके से क्वेश्चन अराइजिंग पॉसिबिलिटीज यहां पे अवेलेबल थी वो आपको प्रेजेंट करवाई गई। अब आपकी जिम्मेदारी है ऐसे आने वाले और भी सभी एमसीक्यूज की प्रैक्टिसेस आप लगातार करते रहें, अटेंशन दें। सवाल सॉल्व करने से ज्यादा शब्दों का मीनिंग पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे एक नई सुबह में, एक नए लेक्चर में, एक और नए प्रैक्टिकल कंटेंट के साथ। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।